सो हे यू एवरीवन, इट्स मी ताशु राठौर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फिजिक्स पार्ट 2 का लेसन नंबर 1, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो गाइस, इस चैप्टर में हम बेसिकली इसमें थोड़ी हेडिंग है, मतलब चैप्टर आपका थोड़ा छोटा ही है और चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो गाइस, इसकी अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी इलास्टिक। आई होप आप जानते भी होंगे, मैं लिख देती हूँ इलास्टिसिटी। What? Elasticity. Elasticity. So इसकी फर्स्ट हेडिंग है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? बेसिकली गाइज, ये एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। गाइज, पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इस चैप्टर के नोट्स फर्स्टली आज मॉर्निंग में ही मैंने इस चैप्टर के नोट्स डाल दिए थे और आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इसमें शॉर्ट्स में पड़े होंगे इस चैप्टर के नोट्स। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इलास्टिसिटी होता क्या? जब हम किसी बॉडी पर, बॉडी दैट्स मीन्स हमारी बॉडी नहीं, मतलब किसी भी बॉडी पर हम इनर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उसकी वजह से उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। और उसके बाद जब हम उस फोर्स को हटा लेते हैं तो वो बॉडी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाती है जो उसकी फर्स्ट पोजीशन थी। सो इसका एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे पता है अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सो गाइज, मेरे पास है बैलून्स। सो गाइस, बैलून्स से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि देखिए लेट्स से ये बैलून है, मैंने इसे यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं इसकी शेप में चेंज हो गई, ये थोड़ा प्लेन शेप में आ गया, राइट? पहले ये ऐसी शेप में था, जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये ऐसी शेप में आ जाता है। और उसके बाद जब मैं इस पे से फोर्स हटा देती हूँ तो ये अपनी नॉर्मल शेप रिगेन कर लेता है। दैट्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसकी आती है प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी क्या होता है गाइस? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम किसी चीज़ की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, लेट्स से हमने उस पर भी हमारा आउटर फोर्स लगा, किसी भी बॉडी पर आउटर फोर्स लगाने पर वो उसकी जो मतलब शेप है वो चेंज तो हो जाती है, बट जैसे ये थी ये वापस से अपनी शेप रिफॉर्म कर लेती है। जो हमारी इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी अपनी शेप रिफॉर्म नहीं कर पाती। वो जिस चीज़ पर हम उसमें प्रेशर लगाएंगे वो उसी चीज़ में चेंज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेट्स से ये स्प्रिंग है गाइस, सॉरी मैंने बना रखा है थोड़ा इसे आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को। अब इसे अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स अप्लाई कर देती हूँ तो आप देख रहे होंगे ये कैसा बन गया है ना? वैसे ये हेयरबैंड है, इस पे मैंने अब इनर फोर्स ऐसे अप्लाई किया। सो अब आप देखिए ये कैसा बन गया है। यू सी हियर, ये ऐसा बन जाता है, बट जब तक मैं इस पर कोई आउटर फोर्स ना लगा दूँ, जब तक ये अपनी फर्स्ट जो इसकी शेप थी, जो इसकी प्लेन शेप थी, उसमें नहीं आ पाएगा अगर मैं इस पर कोई जब तक कोई आउटर फोर्स ना लगा दूं। सो प्लास्टिसिटी का एग्जांपल आप एक स्प्रिंग भी ले सकते हैं। स्प्रिंग भी 2 टाइप्स की होती है, एक वो जिंग जैंग वाली होती है जिसे हम ऊपर से उठाते हैं और वो नीचे गिर जाती है और वो फिर अपनी शेप रिगेन कर लेती है। एक ऐसी स्प्रिंग होती है जिसे हम जिस भी चीज में चेंज करें वो चेंज हो जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, लेट्स से डो तो आपके घर में सब में ही बनाती होगी, आपकी मम्मा जब बनाती है आप देखते होंगे पहले वो आटा होता है, उसका पानी डाल के डो बना लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाता है और जब फिर उस डो से मम्मा रोटी बनाती है तो वो रोटी के शेप में आ जाता है, बट जब तक हम उस पर कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो अपनी वापस से डो की शेप रिगेन नहीं कर पाता है। तो ये एग्जाम्पल था प्लास्टिसिटी का। तो प्लास्टिसिटी सो आई होप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली एसिड की, ठीक है, मतलब किसी भी मेटल की, वो ज़रूरी नहीं है
कि वो हमेशा ही उस ऑब्जेक्ट, जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कहाँ पर यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है होती है रेलवे और इंजीनियरिंग के वर्क में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ज्यादा यूज किया जाता है। आपका सेकंड जो इसका चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें भी हम कुछ इसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट गाइस, अब हमारा टॉपिक अब आ जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दीज आर नॉट द सेम थिंग्स, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द स्ट्रेस एंड व्हाट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेस, फर्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस, नाउ व्हाट इज स्ट्रेस। आई होप आपको पता भी होगा अगर आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा तो। स्ट्रेस ऐसा फोर्स होता है जब हम किसी बॉडी पर उसे अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड के और डायमेंशन फील्ड के। आपकी समझ में नहीं आया वो, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास कोई कैन है, मेरे पास अभी तो है नहीं, लेट्स से ये फोन है, फोन का कवर है मेरे पास बेसिकली। लेट्स से दिस इज अ कैन, ठीक है। अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये फोर्स भी यहाँ से कुछ स्ट्रेस, इस पे मैं कुछ स्ट्रेस कर रही हूँ, राइट, ऐसे स्ट्रेस कर रही हूँ। बेसिकली आपको ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। हम डिफरेंशिएट करते हैं स्ट्रेस और प्रेशर, दीज आर नॉट द सेम थिंग। प्रेशर क्या होता है जब हम किसी बॉडी पर ऐसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, होप आपको पता होगा। प्रेशर का फॉर्मूला कहाँ पे लिख देते हैं, चलिए इसे इरेज करके लिख देते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा प्रेशर, प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा। क्या होता है, फोर्स पर एरिया। क्या होता है, फोर्स पर एरिया, इतना आपको पता होगा, राइट। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया, ऐसे हिंदी में दाब बोलते हैं, ठीक है, प्रेशर को। तो गाइज मैंने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, इसका कुछ एरिया भी होगा। जिस चीज पर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस चीज का पर्टिकुलरली कुछ एरिया भी एग्जिस्ट करता होगा, राइट। मे बी मैंने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और इसका एरिया थोड़ा सा मतलब ऐसे हो गया, थोड़ा सा कोई चेंज नहीं आएगा, बट मैंने इस एरिया पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, दैट्स इज अ प्रेशर, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रेस। क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रेस। दिस इज नॉट द सेम थिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेस क्या होता है जब हम किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी भी हम पर इसी शेप में, लेट्स से ये मेरी जो फिंगर है, इस वाली टिप को फोकस कीजिए, ये उस पर एग्जैक्ट अगेंस्ट जो फोर्स है वो अप्लाई कर रही है। तो गाइज ये ऐसे एग्जैक्ट इस पर अप्लाई कर रही है, तो ये भी फोर्स यहाँ से भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, दैट्स अ स्ट्रेस। बेसिकली आपको डेफिनेशन में लिखवा दूंगी, डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, स्ट्रेस के भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस भी हमारे 3 टाइप्स की होती है गाइज। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस ये भी 3 टाइप्स की होती है, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। स्ट्रेस जो हमारी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल, longitudinal, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नेक्स्ट हम इसका पार्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, आई होप आपको विजिबल होगा। एक हो जाता है टेंजेंशियल, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस और एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस।
हाइड्रोलिक, ये आपको बेसिकली नोट्स में ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। एक होता है फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, कुछ कुछ तो सुना सुना लग रहा है यार। कहाँ पर पढ़ा था हमने लॉन्गिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, कुछ याद आया? यस एग्जैक्ट, अगर आपने बता दिया होगा तो। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था जब हम ग्लोब के बारे में पढ़ते थे हमारे, तो वहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन थी इसे हम बोलते थे क्या? लॉन्गिट्यूडिनल, और इसे लैटिट्यूडिनल। ठीक है, ये ग्लोब थोड़ा ढंग से नहीं बना है, आप समझ जाइएगा, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वो होता है जिसमें हम जब किसी चीज को क्या करते हैं, किसी चीज पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं उसके कुछ एरिया पर, तो उसकी जो क्या बोलते हैं वो जो उसकी उस पर हम नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। बेसिकली अब आप सोचोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, सोचने की भी बात है। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने आपको पहले भी इसी स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, बट अभी ये दूसरे हेयरबैंड की स्प्रिंग है, ठीक है। सो गाइज, ये आप देख रहे होंगे ये स्प्रिंग का पार्ट है। एक मिनट में फोन साइड में रख देती हूँ। ये स्प्रिंग का पार्ट है, ये ऊपर से जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, आई होप आपको विजिबल होगा। ये जो टिप है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई करती हूँ, लेट्स से मैं इसे खींचती हूँ, इसका कुछ मास होगा, आई मीन इसका कुछ एरिया होगा, इस पर मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इसकी लेंथ में चेंज आया है, राइट। तो ये ऐसे स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर एरिया ही होता है, बट नॉट प्रेशर, ओके। जैसे कि हमने पढ़ा, तो ये ऐसा अप्लाइड फोर्स होता है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से बॉडी पर अप्लाई होता है। यानी कि जो ये मेरी बॉडी है, मैं इस पर यहाँ से ये फोर्स अप्लाई या तो ऐसे करूँगी, नहीं तो मैं इसे ऐसे, बट यहीं से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सेकेंड नंबर आ जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंट, सोच रहे होंगे ना, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, इसे हम शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है ना, किसी भी पॉइंट की शेप चेंज हो जाती है। अब आप सोचोगे शेप कैसे चेंज होती है। मेरे पास बेसिकली अच्छे से एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए इतना अच्छा है नहीं, बट मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। और आपने देखा भी होगा, मैं आपको बता रही थी उस स्प्रिंग के बारे में। लेट्स से ये जो मेरा स्प्रिंग है, ये दूसरा वाला है, वो दूसरा वाला है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, इसे मैंने थोड़ा सा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा है, हम किसी पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते, राइट। तो इसे मैंने थोड़ा सा टेंजेंट कर दिया, तो लेट्स से इसे ऐसे कर दिया, तो आप देख रहे होंगे इसकी शेप चेंज हो गई, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होता है, हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से उसकी लेंथ को चेंज करते हैं या उसकी शेप को भी चेंज हो जाती है, राइट। बट टेंजेंशियल में क्या होता है, हम लेंथ तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी शेप जरूर चेंज कर सकते हैं। पहले ये फुल एक ऐसी शेप में था, राइट, ऐसी सी शेप में था। जब मैंने इसे टेंजेंशियल में किया तो ये ऐसा, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया, ठीक है। सो दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक का मतलब होता क्या है, बेसिकली हम ये जान लेते हैं। हाइड्रोलिक बेसिकली होता है H2O, राइट, H2O, यानी कि वाटर है ना। वाटर में क्या होता है, सपोज मेरे पास अभी अच्छे से एग्जांपल नहीं है, मैं वो लाना भूल गई। लेट्स से आप इसे बर्नर मान लीजिए, बर्नर, आई होप आपने देखा होगा अपने घर में, आपके पतीला होता है, उसमें आप लेट्स से मैंने इतना पानी भर दिया, इतना, ठीक है। आई होप आपको विजिबल तो होगा नहीं, खैर मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती। यहाँ तक मैंने इसमें पानी भरा, मैंने इसके अंदर एक बॉल डाल रखी है, बॉल का कुछ वॉल्यूम होगा, वाटर का कुछ वॉल्यूम होगा। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है जब हम किसी, सो गाइस अब मैं लेके आई हूँ हमारा स्ट्रेन का, हाइड्रोलिक स्ट्रेन का एग्जांपल। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक विजिबल बॉटल है, जिसमें मैंने ये बॉटल में बॉल डाल रखा। अब ये भी इस पर कुछ प्रेशराइज्ड फील करवा रहा होगा, है ना, और इसका कुछ एरिया भी होगा जो उसने कवर कर रखा है। सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ओके। अब हम स्ट्रेन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर आ जाते हैं। स्ट्रेन जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, तो आप समझिए।
स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली, जो चीज पहले थी और जो बाद में थी उसके बीच का रेशो जो होता है वो स्ट्रेन होता है बेसिकली, ठीक है। लेट से पहले इस बॉटल का, इस बॉल का, ये जो आपको इसमें विजिबल होगी ब्लू, ये ब्राउन से कलर की, इसका पहले कुछ अलग वॉल्यूम था, अब कुछ अलग वॉल्यूम है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज आया है जब हमने इसे वाटर में डाला है। तो उसी के रेशो को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। ओके, इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रेन इज सिंपली द मेजर ऑफ हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेस्ड। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच से क्या याद आता है, ये, राइट, मे बी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये भी 3 टाइप्स का होता है और बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है और एक यूनिट लेस ऑल्सो, बिकॉज डायमेंशनल लेस इसलिए होगी क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ पर लेंथ 0, और स्ट्रेस इसका जो मतलब इसके यूनिट होगी वो भी ऑल्सो 0 ही होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। अब हम स्ट्रेन के 3 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो तीनों पार्ट्स वो स्ट्रेस के जैसी है, जैसे हमें स्ट्रेस में बताया, मे बी आपने थोड़ा बहुत गैसिंग कर ली होगी, तो मैं फटाफट इरेज कर देती हूँ। सो गाइज, अब हम पढ़ने वाले हैं किसका, स्ट्रेन का। स्ट्रेन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग या टेंजेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल, ओके, टेंजेंशियल या शेयरिंग, और हाइड्रोलिक ऑल्सो, या वॉल्यूम। ठीक है, आपको बुक में अगर चेंज मिले तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, हाइड्रोलिक और वॉल्यूम सेम होता है, टेंजेंशियल और शेयरिंग चेंज होता है, और लॉन्गिट्यूडनल इसमें सेम ही है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ और पहले की लेंथ। लेट्स टॉक एन एग्जांपल। अब एक सेकेंड देखिए, ये मेरे पास, मैंने आपको स्प्रिंग दिखाया था, ये लेट्स से स्प्रिंग है, ठीक है, मान लेते हैं। और अब जो इसकी पहले तो ये थी, इसकी जो मतलब आप देख रहे होंगे इसकी शेप पहले ये थी, अब इसकी शेप जब मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती तो इसकी शेप ये हो जाती है। तो जो इसकी ये वाली शेप है और जो पहले शेप थी उसके ही रेशो को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और इसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेन, या हमारा आ जाता है यस शियरिंग स्ट्रेन। तो गाइज ये रेशियो होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि कोई चीज कितनी डिस्प्लेस हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली जब हम किसी चीज को यहाँ से थोड़ा ऐसे हिला देते हैं तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये जो बीच का एंगल बन रहा है दैट इज टेंजेंट हो जाता है ना, कुछ टेंजेंट मतलब सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आई होप आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो जिसमें हम डिस्प्लेस कर रही हूँ, मतलब मैंने जो इतना डिस्प्लेस किया ये, और इसकी जो पहले की लेंथ थी वो, तो मैंने डिस्प्लेस किया डेल्टा एक्स लेट से, और जो पहले का था वो एल। ओके, तो जो मैंने ये डिस्प्लेस किया, इस स्प्रिंग को जो मैंने डिस्प्लेस किया, ये है हमारा क्या, ये हमारा है डेल्टा एक्स, और जो इसका पहले का था डेल्टा एल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक या वॉल्यूम स्ट्रेन। अब इसके लिए फिर से मेरे पास ये बॉटल का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। तो गाइज ये बोलता है कि ये ऐसे स्ट्रेन होता है इसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम, और जो पहले की वॉल्यूम थी और जो अब की वॉल्यूम है। ये बॉटल है, इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा होगा चारों तरफ से, हमने स्ट्रेस में पढ़ा था। इसमें अब हम देखेंगे इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इस बॉल का, आई होप आपको विजिबल हो। ओके, इसका कुछ वॉल्यूम है, जब मैंने इसे पानी में डाला इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो गाइज ये बेसिकली इसका रेशो होता है, जो इसका कितना चेंज हुआ है वॉल्यूम, और जो इसका पहले का वॉल्यूम था, ठीक। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है। अब हम आ जाते हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। तो क्या कहता है ये हुक्स लॉ, यस, हुक्स लॉ भी इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। हुक्स लॉ जो है वो रिलेट होता है हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन से, ठीक है। हुक्स लॉ कहता है कि
फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, जब हम कोई स्मॉल डिफॉर्मेशन करते हैं तो जो उसमें स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ता है और स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो इसे हम लिखते हैं ऐसे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस 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 और स्ट्रेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑल्सो, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम इसके प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के। और के हमारा क्या बताया था मैंने आपको, ये हमारा क्या डिनोट करता है, इसके बाद ये स्ट्रेन आ जाएगा। ये हमारा डिनोट करता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो गाइज आपको आई होप स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट हुआ होगा आपका क्रिस्टल क्लियर। तो के हमारा डिनोट, सो गाइज इसे ही हम हुक्स लॉ से जानते हैं। जब हम इसमें इसे हटाएंगे प्रोपोर्शनल के साइन को तो हम यहाँ पे के कांस्टेंट ऐड कर देंगे। जो के है वो यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसके बारे में अब हम थोड़ा बाद में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं अभी इसे बना देती हूँ, ठीक है। सो गाइस बन चुका है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, जहां पर वर्टिकल कॉलम में है हमारा क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेस, और नीचे हमारा है स्ट्रेन, राइट, नीचे है हमारा स्ट्रेन। अगर आपको विजिबल होगा तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये वर्टिकल से लाइन जा रही है, मे बी पूरी वर्टिकल नहीं है बट थोड़ी थोड़ी वर्टिकल है। तो ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है तो ये जो है ये हुक्स लॉ ऑबेट करती है। जो ये वर्टिकल लाइन है ये हुक्स लॉ ऑबे कर रही है, यानी कि इसमें स्ट्रेस भी इतना ही बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी इतना ही इंक्रीज हो रहा है, राइट। स्ट्रेन यहाँ से इंक्रीज होगा, स्ट्रेन भी उतना इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस भी उतना इंक्रीज हो रहा है। तो ये हुक्स लॉ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। बट सी से पॉइंट डी पर जब हम नजर डालते हैं, पॉइंट सी से पॉइंट डी पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या केवल स्ट्रेन स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस माइनर सा बढ़ रहा होगा, सॉरी ये ऐसा नहीं था, ये यहीं से था, स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ता है, ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो जब हम पॉइंट ए से बी पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन पूरे प्रोपोर्शनल नहीं है बट कुछ प्रोपोर्शनल है। पॉइंट बी सी टू डी, पॉइंट बी सी और डी पे जब हम देखते हैं तो ये प्लास्टिक फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। प्लास्टिक फॉर्मेशन मैंने आपको प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट में बता दिया था। तो ये प्लास्टिक फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, यानी कि चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और फिर जब हम उसके बाद डी सी से डी और डी से ई की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी ऑबे कर ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डी है, डी से ई पर जो हमारा स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो रहा है बट जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज हो रहा है। सो एक ग्राफ है, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट, जो मैंने आपको जैसा कि बोला था कि हम पढ़ेंगे अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बताया था मैंने आपको, कुछ याद आया? आप सोचिए और मुझे इतने कमेंट करके बताइए, देन आई विल टेल यू। यस, आई होप इतनी तो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी कि आपने अभी तक कमेंट करके बता दिया होगा कि मैंने आपको क्या बताया था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में। बेसिकली मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया था, यस, हुक्स लॉ में मैंने आपको एक कांस्टेंट दिया था, राइट, जहां पर के किसके साथ था, स्ट्रेस या स्ट्रेन में से किसी के भी साथ, मान लीजिए स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ था स्ट्रेन। तो मैथमेटिकली अगर हम निकालें तो जो हमारा के होगा वो किसके इक्वल होगा, यस, स्ट्रेन पर स्ट्रेस, स्ट्रेन पर स्ट्रेस इसी के इक्वल होगा, यस। तो के जो हमारा है क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस पर स्ट्रेन के, ठीक है।
ये हमने पढ़ लिया था वैसे, बट मैं आपको अब इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि जो होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अब ये मॉड्यूलस इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो होता है। बेसिकली जब हम किसी चीज के रेशो के बारे में बात करें तो आंख बंद करके सोच लीजिएगा कि उसकी डिवाइड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आई होप आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप इतने मुझे बता दीजिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है और मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। में भी लिखने की जरूरत तो नहीं होगी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी है, यस। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जब मैंने क्वेश्चन के बारे में बोल दिया तो बच्चे सोच रहे यार यहाँ पे तो क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल अटेंटिव हो जाता है ना जब हमें क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मे भी अब तो आपने लिख ही लिया होगा गाइस, आगे मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, इलास्टिसिटी लिख लीजिएगा इसके बाद। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, पहले ये सोचते हैं क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशो होता था, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका रेशो होता है, ये भी रेशो ही होता है बेसिकली। ये रेशो होता है टेंसाइल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव। ये मैंने आपके ये वाले क्लियर नहीं किए थे ना मे बी, तो मैं इसे 2 मिनट में, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, पहले हम टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव पढ़ लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रेसिव, जब हम किसी चीज को दबा देते हैं, स्ट्रेस ही है बेसिकली, बट जब हम किसी चीज को दबा देते हैं उसकी हाइट छोटी हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हुए ही आ रहे थे हमारी वो स्प्रिंग का, ये रही। सो ये रहा, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। मैंने इसे ऐसे खींचा, इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जब हम किसी को कॉम्प्रेसिव कर देते, दबा देते हैं, तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। आई होप कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। सो लाइक द वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अब हम अपना यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो गाइस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम पढ़ रहे हैं बेसिकली रेशो ऑफ टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस हो, इसे हम शो किससे करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा आपने अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पार्ट 1 में लेसन नंबर 4 है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। कॉन्सेप्ट अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। सो सबमिशन से हम शो करते किसे, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। जिन बच्चों को थोड़ी भी नोट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो इसके शॉर्ट्स जाके देख लीजिए, मैंने डाल रखा है क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैंड रिटन नोट्स। टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेसिकली ये क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। और इसे हम किससे शो करते हैं, यस सिग्मा से। ओके, ये हमें बोलता है कि रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस पर स्ट्रेन होता है और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में भी स्ट्रेस पर स्ट्रेन होता है, बट टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव में डिपेंड हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, इसका रेशो, और फिर नीचे आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल, और इसे हम किससे शो करेंगे, ये तो आप लिख ही लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसे हम शो करेंगे एप्सिलॉन नॉट। मे भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आई विल टेल यू।
एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये एक ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं 3 की तरह, सॉरी आई मीन 3 उल्टा 3 की तरह होता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। सो इसे बेसिकली हम क्या लिखेंगे, यंग्स मॉड्यूलस को, ये सारे रेस कर देती हूँ मैं, ठीक है, फालतू का कचरा कबाड़ रखने से कोई फायदा नहीं है। यंग्स मॉड्यूलस को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, यस सिग्मा पर सबमिशन, यस। इसे हम इससे डिनोट कर दिए, स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, ओके। अब इसे हमने शो कर दिया, ये भी बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही कुछ रिलेटेड है, राइट। लॉन्गिट्यूडिनल है तो डेल्टा एल बाई एल हमें फॉर्मूला पता है। अब मैं आपको गाइस बताऊंगी इसका न्यूमेरिकल्स में क्या यूज आता है। न्यूमेरिकल्स हम चैप्टर के सबसे लास्ट में करेंगे, इससे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर होंगे और हमें टाइम भी नहीं लगेगा, और विद इन 1 वीडियो हमारा सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे मैं क्या लिखूं, स्ट्रेस क्या था, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो, मैंने बताया था आप लोगों को, स्ट्रेस था एरिया पर था, मेरे को तो नहीं लगता, फोर्स पर एरिया, राइट, फोर्स पर, ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, एरिया, राइट, अपॉन, ये बड़ी वाली अपॉन है, ठीक है, ये डेल्टा एल बाय एल, ओके, क्लियर हो गया होगा। डेल्टा आगे लगा दी मैंने, पीछे लगा देते हैं, डेल्टा एल बाय एल। सो गाइज इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो ये एल है ये इसके साथ हो जाएगा, है ना, ये है ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। सो इसे जब हम आगे और सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, ये मैं इरेज कर देती हूँ, अब तो हाफ का इससे हो गया होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू ये एल आ जाएगा अपॉन एरिया के साथ किसका इनटू होगा बताइए, डेल्टा एल का, राइट, डेल्टा एल। सो ये हमारा आ जाएगा लास्ट, है ना, फोर्स इनटू एल और एरिया इनटू डेल्टा एल, यस। अब ये हमने यहाँ तक निकाल लिया और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है जो हमारी स्ट्रेन है, राइट। तो इसकी ये तो हमारी हो जाएगी 0, क्या होगी ये 0, और जो हमारा फोर्स पर एरिया है, फोर्स की होती है न्यूटन मीटर होती है आई मीन, और इसकी क्या होती है मीटर स्क्वायर, यस। तो इसकी क्या हो जाएगी हमारी डायमेंशन, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक और भी होती है अगर आपको याद हो तो पास्कल, ठीक है, एक और होती है इसकी पास्कल। अब अगर हम मटेरियल ऑफ फायर, इस पे अगर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें इसमें यंग्स वही निकालनी है, क्या बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ओके, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, इरेज कर देती हूँ फॉर्मूला, ये लिखा रहने दो, यस लिखा ही रहने देते हैं, हेल्प मिलेगी हमें इससे। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मटेरियल ऑफ वायर के लिए, किसके लिए, लिखने की भी जगह नहीं है गाइस, मटेरियल ऑफ वायर के लिए, ठीक है। अब अगर मैंने इसे यहाँ लिख दिया, मैंने आपको बोल दिया, खैर आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, मटेरियल ऑफ वायर के लिए जब हम निकालेंगे तो वायर कैसी होती है, वायर में भी आप इसे वायर मान लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक सा टिप दिख रहा है, ये वायर ही है, बट कुछ को सिलेंडर फॉर्म करता है, राइट,
ये सर्कल भी, इसके ऊपर भी एक सर्कल है, तो समथिंग सिलेंडर फॉर्म में, राइट। तो हम एक बना लेते हैं सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। सिलेंडर में सर्कल भी है तो पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह हम ले लेंगे जी। क्या ले लेंगे, जी, ठीक है। और मास इंटू फोर्स होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और फिर हमारा आ जाता है एरिया। एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, राइट। तो एरिया वैसे कि एरिया लेंथ का स्क्वायर नहीं होता, सॉरी मीटर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, ठीक है। और अब जब हम नेक्स्ट आएंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में, अब हम जा रहे थे मटेरियल ऑफ वायर के बारे में हम देख रहे हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा, एरिया हो जाता है हमारा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, राइट। अब इसकी एरिया हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल। जब हम इसे करेंगे तो इसका इंटू हो जाएगा और इसका बाहर वालों का इंटू हो जाएगा। तो कैसे क्या आ जाएगा, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, राइट। तो आपको विजिबल होगा या नहीं होगा, मैंने बोल के बता दिया तो आप समझ जाइए। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मेटल्स में देख लेते हैं। सो गाइस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मेटल्स के लिए वो लार्ज होती है। बेसिकली हम आपको रिजिडिटी, एक हमारा टॉपिक आ जाता है बीच में। रिजिडिटी क्या होता है, लेट्स से ये मेरा सेल फोन है, ठीक है। ये फोन है मेरा, मैं इसे कुछ प्रेशराइज्ड करती हूँ, मैं इस पर कुछ प्रेशर देती हूँ, मैं इस पर प्रेशर दे रही हूँ, बट इसमें इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। ये वैसे ही शेप का था, वैसा ही है। बट अगर मैं इस पर कुछ हैमर या कोई ऐसी चीज़ अप्लाई कर दूँ जो इससे ज़्यादा फोर्स की हो, अगर मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट। बेसिकली मैं ऐसा करने नहीं वाली हूँ, है ना। तो अगर मैं इस पर कोई ऐसी चीज़ अप्लाई कर दूँ तो बेसिकली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। रिजिडिटी कोई जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आप देखिए सबसे भारी चीज़ लोहे को, डायमंड को हम तोड़ सकते हैं, लोहे को हम तोड़ सकते हैं, तो रिजिडिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है ना। बेसिकली हमें इस पर कोई आउटर फोर्स लगाना पड़ेगा जो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए पटाखे फूट रहे, तो इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। सो गाइज, फोन मेरा नीचे गिर गया है। सो गाइज, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब इलास्टिसिटी हम किस में देखेंगे, मेटल्स में। मैं जल्दी से इस यहाँ पर एक चार्ट सा ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद हम इसे समझेंगे, आप स्क्रीनशॉट। सो गाइज, मैंने थोड़ा सा चार्ट बना दिया, आप समझ लीजिए। एल्यूमिनियम जो हमारा एक मेटल है, सब्सटेंस है, इसका 70 होता है यंग मॉड्यूलस। कॉपर का 120 होता है, Fe का 190 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। और स्टील का 200 होता है। बेसिकली जो हमारी पूरी टेबल है उसमें सबसे ज्यादा जो यंग मॉड्यूलस है किसका होता है, स्टील का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टील का सबसे ज्यादा है, इसका Fe से भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा हटके न्यूमेरिकल्स में आपको लास्ट में कराती हूँ इससे रिलेटेड। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन। थ्योरी में अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है बल्क मॉड्यूलस। अब आप सोच रहे हैं कितने मॉड्यूलस, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसे वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। बल्क मॉड्यूलस, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बल्क मॉड्यूलस, आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी, है ना। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, रेशियो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस का टू द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या था, पहले तो हम इसे क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, है ना। क्या था बताइए, समथिंग रिलेटेड टू वाटर। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में हम थोड़ी एरिया और फोर्स के बीच में बात कर रहे थे, और हाइड्रोलिक स्ट्रेन था डेल्टा V बाय V, यानी कि जितना उसमें वॉल्यूम चेंज हो जाता है जब हम उसे वाटर में डालते हैं। और मैंने आपको एक बॉल और बॉटल के एग्जांपल से भी इसे क्रिस्टल क्लियर किया था। तो अब हम आ जाते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसे डिनोट करते हैं किससे,
कैपिटल बी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। अभी आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, कैपिटल बी से हम इसे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इसका फॉर्मूला हाँ होता है -p। नेगेटिव साइन में आपको बताऊंगी क्यों है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो तो मैं आपको सारी चीजों का एक्सप्लेन करूंगी। -p डेल्टा v बाय वी, डेल्टा v बाय वी, ठीक है। डेल्टा v बाय वी, आपको v लग नहीं रहा होगा, डेल्टा v बाय वी। माइनस क्यों होता है? इसमें जो माइनस आएंगे वो हमें ये शो करता है कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी वॉल्यूम है या जो ये इसका पूरे का वैल्यू है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, अगर ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। ओके, तो ये हो जाता है हमारा बल्क मॉड्यूलस। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से कुछ रिलेटेड आ जाता है हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या आ जाता है हमारा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी बेसिकली कहते किसे हैं? मे बी आपने अगर अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा होता है किसका? बल्क मॉड्यूलस का। बल्क मॉड्यूलस अगर क्या है? बल्क मॉड्यूलस है रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस पर हाइड्रोलिक स्ट्रेन। स्ट्रेस पर स्ट्रेन की बात हो रही है, तो ये वहीं पर ही इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/, में आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रेन ऊपर स्ट्रेस नीचे, राइट। अगर आपको अभी तक समझ में आया तो आगे मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। अब वो हम अलग से एक टॉपिक है हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी, बट इसी से रिलेटेड है। इसे आप बेसिकली ये भी लिख सकते हैं कि हो जाता है 1/, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, मेरी लैंग्वेज में। बाकी अब हम देख लेते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी अच्छा टॉपिक है वैसे और इजी भी है। दोनों एक दूसरे से रिलेशन में अगर इनका आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप ये लिख दीजिएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/, बल्क मॉड्यूलस। तो रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल होता है किसका? बल्क मॉड्यूलस का, और इसे कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, जैसे मैं आपको बता दिया। इसकी डेफिनेशन इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड दिस इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? के से। अब मुझे गाइस एक बात बता दो, अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो मुझे ये भी बताओ कि इसे भी हम के से डिनोट करते हैं, और एक और चीज थी उसे हम के से डिनोट कर देते हैं, वो मुझे बता दीजिए आप 2 मिनट में। मैं आपको 2 सेकंड दे रही हूँ, कमेंट में लिख के जल्दी बताइए। मे बी आपने लिख दिया होगा। सो इस किसे हम डिनोट करते थे? राइट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हम स्मॉल के से ही डिनोट करते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? इसे हम मैंने आपको जैसे बताया 1/b भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये वाला फॉर्मूला हो गया। अगर इसे एक्सप्लेनेशन में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करें तो मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ। अगर इसे एक्सप्लेनेशन में दे दो, उसका क्या था? p था, इसमें 1/p हो जाएगा, ठीक है। ये 1 आपको दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा होगा शायद। 1/p, और अंदर में क्या था? 1/Δv/v, ठीक है। और ये क्या था? माइनस था। ये तो है इसका फॉर्मूला, फिर तो बस हो गया। इसका फॉर्मूला है -1/p इंटू डेल्टा 1/Δv/v, ठीक है। क्लियरली विजिबल है, नीचे v है गाइस, ये v है, ठीक है। ओके, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी हो गया। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन के बारे में। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है गाइस, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम इसके 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, इसके एप्लीकेशन हम यूज कर लेते हैं। इसे आपने क्रॉन देखा है? क्रॉन आई होप आपने देखा होगा, जहाँ पर कोई भारी सामान उठाते हैं, क्रॉन की हेल्प ली जाती है। उसमें एक रस्सी सी टाइप की होती है, आपने देखा होगा, जो उसे ऊपर की तरफ पुशअप करती है, ठीक है। एक वहां पर इसका यूज होता है। इसका यूज स्टील में होता है, जैसे हम
कोई ब्रिज बनवा रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि साइड साइड में लगाएंगे, बीच में भी कुछ सपोर्ट देने के लिए चाहिए। हम अपने घरों की छत बनवाते हैं, उसमें भी हम सरिये लगवाते हैं ना, उन्हें स्टील के होते हैं वो, तो उन्हें लगवाते हैं ताकि वो सपोर्ट दे सकें, राइट। मेरे हाथ बिल्कुल वाइट हो गया, ठीक है। और इसका यूज होता है पिलर्स में, बिल्डिंग्स में जो हम पिलर्स बनवाते हैं वो भी हम स्टील के बनवाते हैं, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रैफिक अर्निंग, यानी कि कितने पैसे पे, उतने पे डिपेंड करता है भाई। अगर कोई ब्रिज है उस पर जितने लोग चलेंगे, अब उसमें उतना ही प्रेशर लगेगा, और अगर ज्यादा लोग चलेंगे तो हमें वहां पर ज्यादा 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 फोर्स देना पड़ेगा। और अर्निंग, जितना हमारे पास पैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे वायर्स ले सकते हैं। कोई रिच है तो वो ज्यादा अच्छे ले लेगा, कोई थोड़ा मतलब मिडिल क्लास है तो वो थोड़े कम लेगा, एंड सो ऑन। बेसिकली ऐसा कोई डिफरेंस हम करते नहीं है, ओके। और एप्लीकेशन ब्रिज क्या होता है, ये बेंडिंग को एक गिवन जो इस पे लोड होता है, वन शुड मटेरियल विद अ लार्ज यंग मॉड्यूलस, जिसका लार्ज मॉड्यूलस है। गाइस मेरी एक चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर इसे मैं रेस कर देती हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर यंग्स मॉड्यूलस लार्ज है, जो हमारा, मैं वाई से डिनोट कर रही हूँ, अगर ये लार्ज है, ठीक है, तो हमारा अगर ये बड़ा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसी छोटी बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए। डेल्टा एल के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर यंग मॉड्यूलस लार्ज है। अगर यंग मॉड्यूलस लार्ज नहीं है तो हम कम उसमें डेल्टा एल नहीं, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट पुशअप कर सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल है, वाई एफ के प्रोपोर्शनल है, राइट, ओके। तो गाइज इसी के साथ हमारा थियोरिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। मैं आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ फटाफट, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 1। अगर आपने मेरा वो शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें आपको न्यूमेरिकल का पता रहेगा कि मैं किसका करवा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप वो शॉर्ट्स देखें और उससे आप नोट्स बनाएं, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी। तो गाइज चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है, हाउ थिक द रोप शुड बी डिपेंड ऑन द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रॉन। क्रॉन पे डिपेंड हो रहा है। देखिए एक क्रॉन है, ये मान लो ये सामान उठा रहा है और ये हमारा क्रॉन है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो रोप कितनी थिक होगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा ना कि वो कितना उठाएगी, वो डिपेंड किस पे करेगा, ये रोप पे तो डिपेंड करेगा वो कितना लार्ज सामान उठाएगी। लेट्स से इसका मास m है, ठीक है। तो ये SY इज इक्वल टू, SY क्या है, स्टील का है ये, और इसका यंग्स मॉड्यूलस है, मैंने उल्टा लिख दिया, SY, ओके। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये है 300 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बोलता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया हमने किसमें पढ़ा था, फोर्स पर, कुछ याद आया, यस आ गया होगा, तो इसका आ जाता है हमारा W/S, ठीक है। वही यंग्स मॉड्यूलस है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, W को हम, W नहीं है सॉरी, यहाँ पर F आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं mg, क्या लिख सकते हैं इसे फोर्स को, यस mg लिख सकते हैं, ठीक है। एफ को हम एज इट इज बना रहने देंगे, और उसके बाद मास इसका हमें दे रखा है 10⁴ kg, 10⁴ kg, और अब हम जी स्मॉल जी की वैल्यू हम 9.8 की जगह 10 रख लेंगे अपॉन, और हमें ये हमें दे रखा था, मैंने आपको क्या बताया था, ये SY हमें दे रखा है 300 इंटू 10⁶। आपको इसे क्लियर करके तब समझाते हैं, ठीक है। गैस क्या था ना, ये हमें पता था फोर्स पर एरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, फोर्स पर एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह हमने जी ले लिया। ये हमें दे रखा है 300 इंटू 10⁶, ओके। ये हमें दे रखा है, ऊपर से मास इसका दे रखा है हमें 10⁴
यस 10⁴ है ये, इंटू इसे हम 10 मान सकते हैं जी को, क्योंकि 9.8 समथिंग रिलेटेड टू 10। जब हम इसे 300 से करेंगे तो 10⁶, जब ये 10⁶ ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में जाएगा 10⁻², ये +1 10⁻1 और इसमें चली जाएगी तो ये 10⁻⁻4 बचेगी गाइस। तो हम इसे लिख देंगे 3.3 इंटू 10⁻⁻4। मैंने आपको जैसे कि बताया क्या बचेगा, ये हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारे पास बेसिकली क्या बचा, एरिया है ना। ये हमारा क्या निकला, एरिया, क्योंकि हम एरिया ही निकाल रहे थे क्रॉस सेक्शनल का, एरिया नहीं था, स्ट्रेस था यहाँ पे, ठीक है। एरिया निकाल रहे थे तो एरिया हमारे पास क्या आया, ये। इसे मैं अभी इरेज कर देती हूँ, मैं भी, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रही हूँ। आई होप आपने अभी तक ले लिया होगा। इसे हम इरेज कर देते हैं। तो गाइस ये हमारा एरिया निकल गया था 3.3 इंटू 10⁻⁻4। अब हम किस चीज पे आते हैं, एरिया किस चीज का होता है, रोप भी समथिंग रिलेटेड टू सिलेंडर, और फिर जब हम इसका एरिया निकालेंगे सिलेंडर में सर्कल टाइप की होती है तो πr², राइट। तो इसका πr² हमारा इक्वल कितना निकल गया, ये हमारा निकल गया 3.3 इंटू 10⁻⁻4। जब हम इसे r निकालेंगे तो पाई की जब आप वैल्यू रखोगे तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको r जो पता है कितना मिलेगा, 1 मीटर। और इसी के साथ आपका जो रेकमेंड है वो हमें 3 मीटर दिया गया और आंसर इसका 3 मीटर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। एंड द लास्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, वो मैंने आपको बोला था यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक नहीं है 2 है, वो हम बिल्कुल क्लियरली समझेंगे, ठीक है। और अगर आपने, चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो गाइज जैसा कि आप जानते हैं कि हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं और टॉपिक उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम बोलता है द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मेटल ए एंड बी आर शोन इन फिगर। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है, ए एंड बी शोन इन फिगर। मैं आपको फिगर बना देती हूँ। ये लेट्स सी ये फर्स्ट ग्राफ, दिस इज सेकंड, ठीक। जो ए ग्राफ है वो हमें कुछ ऐसा कर्व सा दिया गया है, ये ए ग्राफ है और नीचे यहाँ पे स्ट्रेन है, ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस है एंड इट विल द सेम। और जो बी ग्राफ है वो थोड़ा सा ऐसा वर्टिकल में ऐसे दिया गया और फिर थोड़ा सा बस बॉन्ड हो गया बी। अब इसमें हमसे पॉइंट बना के पूछा है, पॉइंट 1 है विच ऑफ द मटीरियल हैज द लार्जेस्ट यंग्स मॉड्यूलस। देखिए गाइस, ये आप मेरी बात सुन लीजिए, यंग्स मॉड्यूलस लार्ज कितना होगा, किसका होगा, जिसका स्लोप ग्रेटर होगा। स्लोप ग्रेटर हम स्लोप कैसे निकालते हैं, इसके बीच का एंगल क्वालिफाई करके, tan थीटा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसका एंगल ज्यादा है इसका बी का, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज यंग, बिकॉज इसका स्लोप ग्रेटर है, बिकॉज इसका स्लोप जो है वो ग्रेटर है तो इसलिए इसका जो हमारा एरिया होगा वो भी ग्रेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है विच ऑफ द टू स्ट्रॉन्गर मटेरियल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा। भाई जब उसका एरिया ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर कौन होगा, बी, सॉरी ए था हमारा स्ट्रॉन्ग स्लॉप, मैंने थोड़ी गलती से बी लिख दिया क्योंकि इसका बीच का जो थीटा है वो ज्यादा है। और सेकंड है स्ट्रॉन्गर कौन होगा, जब उसका स्लोप भी ज्यादा है तो ए ही ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन बचा है। 2 वायर्स दे रखे हैं, डायमीटर भी गिवन है, ठीक है, 2 वायर्स का डायमीटर भी हमें गिवन है और ये मेड ऑफ एक स्टील का है एक ब्रास का है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लोडेड है, मैं आपको फिगर से बता देती हूँ, फिगर से ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। गाइस जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस देखिए ये ऐसे है, इसमें पहले ये स्टील है फिर नीचे डबल लोडेड में ब्रास है, ये मेटल है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है।
ये स्टील है ऊपर वाला, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ खाली, आप समझ जाएगा। ये ब्रास है यानी कि बी। इसका हमें कितना दे रखा है 4.0 केजी में ही होगा मास। इसका हमें दे रखा है 6.0 केजी, 6.0 केजी। ठीक है, ये भी केजी में ही है, ये भी केजी में ही। पहले हमें किसका निकालना है, स्टील का। तो ये मैं वैसे न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ने वाली थी, बट फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। बट चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो L1 जो हमें इसके लिए दे रखा है, गिवन जो हमें चीज दे रखी है वो हम लिख लेते हैं L1 स्टील के लिए है, ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, और जो R है डायमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया 0.25, तो R हमारा 0.25/2। ठीक है, ये बाय 2 हो जाएगी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.125। ठीक है, 0.125। अब जब हम एफ देख लेते हैं तो इसके लिए एफ इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम कितना होगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 kg। अब हम सबको, हमें यूनिट का बहुत झपला रहता है यार, तो आप केजी को ग्राम में रखिएगा और इसे मीटर को सेंटीमीटर में रख लीजिएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट ही अंडरस्टैंड करना है। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला फोर्स पर एरिया था, है ना, हमने पढ़ा था। फोर्स पर एरिया था और अपॉन में डेल्टा L1/L था। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्मूले में से पुट करेंगे तो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ये रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है। तो जब हम इसमें स्टील का निकालेंगे, फॉर स्टील, ये मैं इरेज कर देती हूँ। जब हम स्टील का निकालेंगे, मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, आप मुझे इसे कंप्लीट करके आंसर मुझे कमेंट डाउन में लिखिएगा, और फिर उसके बाद मैं चेक कर लूँगी, अगर सही होगा तो ठीक, वरना हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर देंगे। ओके, तो फॉर्मूला है एफ जो आप स्टील के लिए यूज करेंगे वो मैं पहले लिख रही हूँ। ठीक है, स्टील के लिए जो हमारा एफ होगा, एफ मैंने उल्टा लिख दिया, एफ जो होगा वो हमारा होगा M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है फोर्स, और इनटू एक्सेलरेशन ऑल्सो, इनटू एक्सेलरेशन ऑल्सो जो जी होगा। जब आप जी की वैल्यू रखेंगे और फिर यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाइएगा इसके लिए, F1 अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा, राइट, नहीं पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, एरिया को आप एज इट इज रखिएगा। ठीक है, अपॉन में डेल्टा L1/L। जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा डेल्टा L1 1.49 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और जब आप ब्रास वायर के लिए लेंगे तो उसमें सेम रहेगा, बट उसमें ये नहीं अलाउ होगा, ये वाला नहीं होगा, उसमें केवल मास वन ऑब्जेक्ट जो क्या था 6 था, के साथ आप इसका ऐड करेंगे, और इसका जब आप आंसर लाएंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ये मैं यहाँ पे लिख दूँ 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर। सो गाइज, इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर इस न्यूमेरिकल में थोड़ी भी प्रॉब्लम रह जाती है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अपने एक शॉर्ट्स में आकर आपको इसको समझा दूंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। और गाइज, जिन भी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें इतना सपोर्ट मिलता है ना, जिससे हम खुद ही मतलब अपने आप में ही रिजनरेट हो जाते हैं एक अनदर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब सेशन पे हम आपके लिए फ्री वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज टू हेल्प आवर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।